टू इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है। इसके पहले के वीडियोस में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कई पार्ट देखे हैं, तो आज हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखेंगे। देखिए, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हमको क्या क्या देखना है यहाँ पे। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन, conformation of acyclic compounds and ethane, butane as an example, staggered conformation, eclipse conformation, conformation of cycloalkane and stability of cycloalkane, conformations of cyclohexane in that chair and board form, and energy profile diagram of this cyclohexane conformations के। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द conformational isomerism. So the different spatial arrangement of atom in a molecule which are readily interconvertible by rotation about a single bond are called the conformations. Conformations का मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल में जब रोटेशन होगा और उसके जो स्ट्रक्चर होंगे एक दूसरे में रेडली इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, तो इस तरह का जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं कन्फर्मेशंस। ओके, देन कन्फर्मेशंस रिप्रेजेंट्स द कन्फर्मर्स विच आर रेडली कन्वर्टेबल एंड दस नॉन सेपरेबल। इनको अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर्स के बीच में जो एनर्जी गैप है, एनर्जी बैरियर है, वो बहुत कम होता है, तो वो जल्दी जल्दी अपना एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। The term conformational isomers and rotamers are also used for the conformers. Conformers को रोटामर्स भी बोलते हैं और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं, और उसको कन्फर्मर्स भी बोला जाता है। ओके, नाउ हियर इज द description about the energy. If the energy barrier for the conversion of different spatial arrangement is in between that more than 0.6 and less than 16 kilocalorie, then they are conformations or conformers. If it is more than 16 kilocalorie then it is configuration. मतलब क्या हुआ? एनर्जी बैरियर जो हमने दो स्ट्रक्चर्स के बीच में बताया वो कितना होना चाहिए? 0.6 किलो कैलोरीज पर मोल से 16 किलो कैलोरी पर मोल, तब तो वो जाके कन्फर्मेशंस होगा। और अगर 16 किलो कैलोरी पर मोल से ज़्यादा होता है तो वो किस में जाएगा? कन्फिग्रेशन में, जो कि एक स्टीरियो आइसोमर्स है। ओके, so next is if the energy barrier is 0.6 kilocalorie per mole or less at room temperature, the rotation would be free because this amount of energy can be readily provided by the thermal energy of the molecule. 0.6 किलो कैलोरी या इससे कम जो भी एनर्जी बैरियर है वो रूम टेम्परेचर पे फ्री बॉन्ड रोटेशन सिंगल बॉन्ड के थ्रू होने के लिए ज़रूरी है, और ये नेसेसरी है, और वो होगा तो वो होता रहेगा और आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते रहेंगे, और ये एनर्जी थर्मल एनर्जी जो मॉलिक्यूल की है उसी से मिल जाती है। ओके, सो हमको अलग से प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द स्टडी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रिफर्ड कन्फर्मेशंस इन अ मॉलिक्यूल and the relating of physical and chemical properties of a molecule to its preferred conformation is known as the conformational analysis. कन्फर्मेशनल एनालिसिस उसको बोलते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के बारे में उसका कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कैसा है, उस मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी क्या है, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, और एक दूसरे से रिलेट करना कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर से जो कि प्रिफर्ड है उसके एग्जिस्टेंस के साथ। तो उसकी इस तरह की जो पूरी एनालिसिस होती है उसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कंप्लीट एनालिसिस होगा यहाँ पे एक किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कन्फर्मेशंस ऑफ द एसाइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक क्या होता है? जो कि नॉर्मल चेन के फॉर्म में होते हैं, साइक्लिक नहीं होते हैं। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज ईथेन. आई हैव टेकन हियर एज ईथेन एज एन एग्जांपल. कन्फर्मेशंस ऑफ ईथेन: व्हेन एन ईथेन मॉलिक्यूल रोटेट्स अबाउट इट्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, टू एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस कैन रिजल्ट। कौन कौन से होंगे इसमें? सबसे एक्सट्रीम कन्फर्मेशन जो सिंगल बॉन्ड
कार्बन के बीच में है, उसके बीच में जो रोटेशन होता है उससे दो स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, एक्सट्रीम कैरेक्टर को रिटेन करते हैं, वो होता है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, इक्लिप्स्ड का मतलब होता है जब किसी पे ग्रहण लगता है। कैसे होता है आगे बताएंगे। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है सबसे स्टेबल फॉर्म में होगा यहाँ पे। ओके, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस इज ऑल्सो पॉसिबल। इस दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस होते रहेंगे। रोटेशन 360 डिग्री होता है, हर एक पॉइंट पे रोटेशन पे कुछ अलग कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस बनते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में। Okay, and here we will use the Newman projection to discuss the conformations of the acyclic compounds. जनरली हम किसी में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन न्यूमन प्रोजेक्शंस में हम कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर्स को बहुत आसानी से स्टडी करते हैं और वही हम यहाँ पे यूज़ भी करेंगे। द न्यूमन प्रोजेक्शंस फॉर स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन आर गिवन एज। एग्जाम्पल जो न्यूमन प्रोजेक्शन में स्टैगर्ड या इक्लिप्स्ड का है उसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ फिगर बनाया हुआ है, यहाँ से आसानी से देख लेंगे आप लोग और समझ में भी आ जाएगा। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये स्टैगर्ड है और ये हमारा है इक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड का मतलब होता है कि एकदम स्टेबल फॉर्म में होगा, एज पॉसिबल एज जितना रिपल्सन जो ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन एटम पे उस ग्रुप्स के बीच में जितना रिपल्सन कम कर सकें उतना ही वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ओके, सो हियर sp3 मीन्स यहाँ पे तो sp3 है, लेकिन बॉन्ड का एंगल जो होगा 109 डिग्री होगा। तो इस बॉन्ड का जो एंगल है वो 109 है। यहाँ पे जो सर्कल डिनोट कर रहा है ये हमारा बैकवर्ड जो कार्बन है वो है, और ये पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट हमारा फ्रंट साइड वाला कार्बन है। तो इस कार्बन से लगे हुए जो ये हाइड्रोजन है और पीछे की कार्बन से लगे हुए ये 3 हाइड्रोजन है, इनको हम 60 डिग्री बीच में जो एंगल का रोटेशन है ये हमारा 60 डिग्री है। मैक्सिमम इतना ही एंगल बन सकता है, इसके इधर जाएंगे तब एंगल कम होगा, इसके इधर जाएंगे तब एंगल हमारा क्या होगा, कम होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल जिसमें ये रिपल्सन कम से कम होता है वो यहाँ पे इसमें 60 डिग्री होगा। ओके, तो इस फॉर्म को बोलते हैं स्टैगर्ड, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म माना जाता है। 60 डिग्री का हम रोटेशन करते हैं आइदर डायरेक्शन, चाहे इधर कर ले चाहे हम इधर कर लेते हैं, तो हमको यहाँ पे इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन मिलता है। इक्लिप्स मतलब कि ग्रुप्स के बीच में कोई भी डिग्री का एंगल नहीं होता है, मतलब वो जस्ट एबव ईच अदर होते हैं, मतलब कि एक के ऊपर एक होता है। जैसे ग्रहण लगता है तो सूर्य के ऊपर चंद्रमा या पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा जो भी आता है तो वो एक पूरी तरह से उसको कवर अप कर लेता है, उसी तरह से इक्लिप्स्ड मतलब होता है ग्रहण लगाना। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पूरी तरह से कवर करता है और उस स्टेट में क्या होता है, रिपल्सन बिटवीन दैट ग्रुप्स इज मैक्सिमम। ग्रुप में जितना ज़्यादा रिपल्सन होता है तो उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती है, तो इसको सबसे लीस्ट स्टेबल माना जाता है। इन बिटवीन दिस कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर्स स्टैगर्ड इज द मोस्ट स्टेबल एंड इक्लिप्स्ड इज द लीस्ट स्टेबल। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इज द न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ ethane. Now we will see the staggered conformation. What is it? So a conformation with 60 degree dihedral angle or torsional angle is known as the staggered conformation. मैंने बताया वहाँ पे 60 डिग्री 60 डिग्री का जो डायहेड्रल एंगल है वो क्या होता है, वही बताएंगे। डायहेड्रल एंगल क्या होता है, एंगल जो ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड लगे हुए हैं उसके बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। सो जितना जिस स्ट्रक्चर में 60 डिग्री का डायहेड्रल एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द एंगल बिटवीन द एटम्स अटैच्ड टू द फ्रंट एंड द रियर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड द टॉर्शनल एंगल और यू कैन से द डायहेड्रल एंगल विच वाज आई हैव डिस्क्राइब्ड हियर। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट इज द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ओके, इक्लिप्स क्या होता है, अ कन्फर्मेशन विथ 0 डिग्री टॉर्शनल एंगल इज नोन एज द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। 60 डिग्री रोटेशन जब मैंने कर दिया तो वो 60 से 0 पहुंच गया और ग्रुप एक दूसरे को मेक ओवर कर लेते हैं, मास्क ओवर कर लेते हैं, तो एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे। तो वहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का कवर अप कर लिया, तो वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा हुआ, एनर्जी ज़्यादा हुआ, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, जहाँ पे टॉर्शनल एंगल क्या होता है वो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयरफॉर द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बिकॉज द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल।
जितना पॉसिबल हो सकता है उतने दूर है हाइड्रोजन एक एक कार्बन पे जो लगे हुए हैं, ईच कार्बन पे लगे हुए जो भी हाइड्रोजन है वो एक दूसरे से जितना मैक्सिमम दूर रह सकते हैं उतने दूर होते हैं कन्फर्मेशन स्टैगर्ड में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इस एक्लिप्स की बात करते हैं तो द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इज़ द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बिकॉज द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर क्लोजेस्ट, सबसे क्लोज में होते हैं, इसीलिए वहाँ पे रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी और ये लीस्ट स्टेबल चला जाता है। द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इज कॉल्ड द टॉर्शनल स्ट्रेन। यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेन आया हुआ है, जो अनस्टेबिलिटी आई है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई है वो किसकी वजह से आई है, टॉर्शनल स्ट्रेन उसको बोलते हैं, उसी रिपल्सन की वजह से आई है, जो कि हमारा ग्रुप एक दूसरे के ऊपर कवर अप करने लगते हैं, दूसरे में रिपल्सन होता है, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इथेन के बारे में बात करते हैं इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के स्ट्रक्चर्स को लेके। तो ग्राफ को हमने प्लॉट किया, पोटेंशियल एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में और डायहेड्रल एंगल कितना होगा तो क्या कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, तो 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये इक्लिप्स्ड बनेगा। अब जैसे हम 60 डिग्री पे आते हैं तो 60 डिग्री पे हमारा जो एनर्जी है ये कम है, ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी है, तो ये हमारा स्टैगर्ड होगा। अगेन हम जब 60 डिग्री 120 पे जाते हैं, 60 डिग्री का फिर रोटेशन होता है, तो ये कहाँ चला जाएगा, हाई एनर्जी पे, तो यहाँ पे इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। जैसे ही ये लाइन आती है 180 डिग्री पे, तो फिर से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये मिनिमम एनर्जी है जो कि पहले वाले के बराबर है, तो ये स्टैगर्ड, अगेन हाई, इक्लिप्स्ड अगेन लो, स्टैगर्ड अगेन हाई, इक्लिप्स्ड अगेन लो, staggered. Okay, so here you can compare in this graph, eclipsed conformation have the high energy, staggered conformation has low energy, and stability of the eclipsed conformation is low and stability of the staggered conformation is high। तो इस तरह से हम यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी कंपेयर कर सकते हैं। Thus the rotation about the carbon-carbon single bond is neither completely free or frozen, but ओनली रेस्ट्रिक्टेड बाई 2.9 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा, वहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड एकदम फ्रोजन होता है, देयर इज़ नो रोटेशन अबाउट द एनी बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, इन बिटवीन कार्बन कार्बन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड ना तो कम्प्लीटली फ्री होता है और ना ही कम्प्लीटली फ्रोजन होता है, तो उसके बीच में एक बैरियर होता है एनर्जी का। उस बैरियर जो उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखता है, वो बैरियर कितना है, 2.9 किलो कैलोरी पर मोल का है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन तो होता है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली नहीं होता, थोड़ा उसमें इलास्टिसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रोटेशन होती रहती है। अब एग्जांपल में हम लेते हैं यहाँ पे एन ब्यूटेन। ब्यूटेन का कन्फर्मेशन देखेंगे। ब्यूटेन हैज़ 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स and the molecules can rotate about each of them. Okay, so this is the N-butane. If the rotation will be about C2 and C3, इसको हम मेन लेंगे और ये एज ए सब्सटीट्यूएंट लगेंगे। 1 and 4th एज ए सब्सटीट्यूएंट, 2 and 3 कार्बन हैविंग द बॉन्ड where we see the rotation bond. Okay, then the conformation will be symmetrical होगा, क्योंकि दोनों साइड में एक एक मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और बॉन्ड हमारा फ्रीली मूव करेगा। अब उसी को हमको ऑब्जर्व करना, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है, कैसे बनता है, वो सब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर है गाउची बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है कि मिथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप के पास में है, तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं गाउची। अब हम 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो ये CH3 आ जाएगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे और ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो 60 डिग्री रोटेशन करने के बाद जब हमको ये मिलता है, इसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े ग्रुप हैं वो और छोटा ग्रुप वो सब पास पास हैं, ठीक है। पास पास करने का मतलब कि द एंगल, डायहेड्रल एंगल इन बिटवीन दैट ग्रुप, आइदर इट इज़ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आइदर इट इज़ CH3 और हाइड्रोजन, और इट इज़ CH3 एंड हाइड्रोजन। ओके, सो दैट ऑल एंगल बिटवीन देम, दैट इज डायहेड्रल एंगल इज़ 0 डिग्री, सो इट इज़ पार्शियल इक्लिप्स्ड। क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट इक्लिप्स नहीं होगा, क्योंकि सारे ग्रुप बराबर कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
फिर से हम 60 डिग्री का रोटेशन करते हैं तो ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बनाता है जिसको बोलते हैं एंटी फॉर्म। सबसे बड़ा ग्रुप जो इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीट अपोजिट होते हैं। मिनिमम रिपल्सन होगा और वहाँ पे एनर्जी सबसे कम होगी और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, उसको बोलते हैं एंटी फॉर्म। स्ट्रक्चर नंबर 3। नाउ अगेन 60 डिग्री रोटेशन, फिर से पार्शियल इक्लिप्स्ड बनेगा क्योंकि ग्रुप एक दूसरे के पास में आ गए हैं, रिपल्सन बढ़ गया है। फिर से 60 डिग्री का रोटेशन करते हैं तो पहला और पांचवा कंपेरेबल है, एक दूसरे का मिरर इमेज बोल सकते हैं। तो ये क्या होंगे, गाउची बनेगा, ठीक है। रिपल्सन कम होगा, मिनिमम नहीं होगा लेकिन कम होगा, थोड़ा ज़्यादा से भी कम होगा। अब बात करते हैं फिर से जब 60 डिग्री का रोटेशन करते हैं तब हमको मिलता है फुल इक्लिप्स्ड। फुल इक्लिप्स्ड क्यों बोलते हैं, बिगर के ऊपर है, ये भी हाइड्रोजन के ऊपर है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के ऊपर है। तो एंगल क्या है 0 डिग्री यहाँ पे हो गया। एंगल 0 डिग्री होने के बाद यहाँ पर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा तो एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी, एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। तो फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है लेकिन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बीच में अगर हम बात करते हैं तो फुल्ली इक्लिप्स्ड के बाद एनर्जी जो ज़्यादा होती है वो गाउची में होता है, उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स्ड का होता है, उसके बाद एंटी फॉर्म का होता है। ओके, तो ये भी हम एक ऑर्डर देख लेंगे। चलिए अब एक ऑर्डर देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल एंटी फॉर्म होता है जिसको हम स्टैगर्ड बोलते हैं, फिगर नंबर 3। देन आफ्टर गाउची स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 5th, then after partial eclipse 2nd and 4th, and then after fully eclipsed figure number 6। ओके, सो यहाँ पे स्टैगर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी सबसे कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और फुल्ली इक्लिप्स्ड में एनर्जी सबसे ज़्यादा है और स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो ये हमारा एक कंपैरेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर है इन दिस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का, जो हमने एन ब्यूटेन में देखा। इसकी जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और स्ट्रक्चर के फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, एंटी एंड गाउची। एंटी मीन्स एंटी फॉर्म, गाउची कन्फर्मर्स डू नॉट हैव द सेम एनर्जी बिकॉज ऑफ द स्टेरिक स्ट्रेन। मतलब क्या हुआ, एनर्जी दोनों के बीच में बराबर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि एंटी फॉर्म में बड़े वाले ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जबकि गाउची में क्या होते हैं, वो साइड बाय साइड होते हैं, ना तो दूर होते हैं और ना ही सबसे पास होते हैं। क्या होता है, साइड बाय साइड होते हैं। तो वहाँ पे एनर्जी क्या होता है, सेम नहीं होगा, स्टेरिक स्ट्रेन अलग अलग होगा। एंटी में से स्ट्रेन सबसे कम होगा, गाउची में थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, now there is more static strain in the Gauchi form conformers than in the antiform that I have said earlier, because the two methyl groups are closer together in the Gauchi conformers and static strain in Gauchi conformer is called Gauchi interaction। ओके, इसको क्या बोलते हैं, Gauchi interaction बोलते हैं। उसमें स्ट्रेन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे मिथाइल ग्रुप क्लोज में है, पास में है, इसलिए वहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी बढ़ जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो गाउची का जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, उसको बोलते हैं गाउची इंटरैक्शन। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम देखते हैं एन ब्यूटेन में, स्ट्रक्चर नंबर 1 जो हमारा गाउची बनता है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा होगा पार्शियल इक्लिप्स का। स्टैगर्ड का सबसे कम एनर्जी होता है। देन आफ्टर 4th जो हमारा पार्शियल इक्लिप्स्ड है सेकंड के बराबर होगा। 5th हमारा जो गाउची है वो फर्स्ट के बराबर एनर्जी होगी, इसकी फर्स्ट के बराबर है, ये सेकंड और 4th के बराबर है। 3rd का सबसे कम होगा, ये स्टैगर्ड है, और 6th का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये क्या है, इक्लिप्स्ड फॉर्म है, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म है और लीस्ट स्टेबल है। डायहेड्रल एंगल्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में यह ग्राफ प्लॉट किया गया है, और ये ग्राफ हमको सारे स्ट्रक्चर्स को बाकायदा दिखा देता है, बता देता है कि हमारा कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, और कौन सा इन बिटवीन देम उसके रिजाइड करता है। एनर्जी से हम हर एक चीज़ कंपेयर कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, नाउ द कन्फर्मेशंस ऑफ द साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का जो कन्फर्मेशन होता है वो क्या होता है, तो उससे पहले हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी के बारे में, वो कैसे स्टेबल होता है, कैसे होता है।
compounds with 3 or 4 membered ring are not as stable as compounds with 5 and 6 membered ring। क्यों? क्योंकि वो 3 नंबर के 4 नंबर के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें क्या होता है, स्ट्रेन पाया जाता है। कौन सा स्ट्रेन है वो हम आगे देखते हैं। जर्मन केमिस्ट बेयर in 1885 was the first to suggest that the instability of these small rings compound was due to angle strain। पहली बात आई यहाँ पे कौन सी, एंगल स्ट्रेन की बात करते हैं, क्योंकि एंगल जो हमारा सबसे सुटेबल और स्टेबल का होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट, और यू कैन से दैट 109.5 डिग्री का जो एंगल होता है, जो टेट्राहेड्रल एंगल है, उसको स्टेबल माना गया है और उसको एज ए स्टैंडर्ड सेट करके कार्बन के फॉर्म में माना जाता है कि 4 वैलेंसी होती है। चलो भाई ठीक है, तो हम 109.5 डिग्री को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। दिस थ्योरी इज़ नोन एज द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर ने इसको डिसाइड किया कि उसमें स्ट्रेन होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों होता है साइक्लो के फॉर्म में, उसकी अनस्टेबिलिटी क्यों आती है, उसको बेयर ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया, तो इसलिए उसको बेयर स्ट्रेन थ्योरी के नाम से दे दी जाती है। आइए देखते हैं क्या होता है। सो बेयर ने क्या कहा, बेयर एज्यूम्स दैट रिंग्स आर प्लेनर, एज्यूमिंग दैट रिंग्स आर प्लेनर द एंगल स्ट्रेन इन वेरियस साइक्लोएल्केन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, डेविएशन मीन्स डिस्टॉर्शन है कि वो स्टैंडर्ड से कितना डेविएट हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग दे देंगे हम। किसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, जिसमें डेविएशन ज़्यादा होगा उसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा। ठीक है, so D, that is we have denoted here D for deviation or distortion, that is deviation from 109 डिग्री 28 मिनट और 109.5 डिग्री for one bond। okay, so D, there is a formula I have written here given by Bohr। so D is equal to half into 109.5 डिग्री minus 2 n minus 2/2 into 90। ओके, तो ये हमारा एंगल ऑफ स्ट्रेन का निकालने का है जो हम डेविएशन निकालते हैं। तो सिंपल फॉर्म में अगर हम देखते हैं, डेविएशन D इज इक्वल टू हाफ इंटू 109.5 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द रिंग। जितना नंबर ऑफ रिंग में कार्बन होगा एन की वैल्यू वहाँ रखेंगे, तो ये फार्मूला आसान हो जाएगा। या फिर इनर बॉन्ड एंगल इन द साइक्लोएल्केन रिंग। जब एंगल हमको अंदर का पता है तो हम ये सीधे लगा के फॉर्मूले से क्वेश्चन निकाल लेंगे आंसर उसका, या फिर ये लगाएंगे जो हमको एंगल पता नहीं होता है कि वहाँ पे कितना एंगल है। ठीक है, चलिए एंगल स्ट्रेन क्या होता है। एंगल स्ट्रेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। मैंने पहले बोला जितना ज़्यादा डेविएशन होगा एंगल स्ट्रेन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी क्या होता है, जितना ज़्यादा उसमें डेविएशन होगा उसमें स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे देख रहे हैं आप क्वेश्चन के फार्मूला में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। D मीन्स डेविएशन और डिस्टॉर्शन। सो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द D। मतलब उसकी जो डेविएशन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपेन रिंग लिया हुआ है, तो ये क्या है, 60 डिग्री का हमारा एंगल अंदर बन रहा है और बाहर हम 109 डिग्री से अगर कंपेयर करते हैं तो क्या निकलता है, D एक साइड का डेविएशन है, तो D इज इक्वल टू हाफ इंटू 109.5 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 24 इंटू 75 डिग्री का डेविएशन है एक साइड से। यहाँ से 24.75 का इधर से बात करते हैं तो 24.75 का दोनों को जोड़ दिया जाए अगर 109 डिग्री से तो 49.5 का हमारा डेविएशन आता है। और इसमें हम अगर 49.5 जोड़ देंगे तो सीधे सीधे हमारा कितना आ जाता है, 109.5 डिग्री, जो कि हमारा एंगल स्ट्रेन को दे देगा। और वो 109.5 डिग्री जो हमारा है एक टेट्राहेड्रल एंगल है जो कि कार्बन के लिए सबसे सुटेबल और स्टेबल फॉर्म होता है। ओके, अब हम देखेंगे कन्फर्मेशंस ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। तो सैशे इन 1890 प्रपोज दैट साइक्लोहेक्सेन एंड लार्जर रिंग आर नॉट प्लेनर। ये प्लेनर नहीं होते हैं, बट they are puckered in which all the angles are tetrahedral and thus the rings are strainless। इन्होंने क्या बोला, सैशे ने 1890 में इन्होंने बोला
कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है या उससे बड़े रिंग जो होते हैं वो प्लेनर नहीं होते हैं। प्लेनर नहीं होते हैं तो क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर पकड़ हो जाता है। पकड़ होने के बाद उसका फ़ायदा क्या हो जाता है कि पकड़िंग होने में उसका सारा एंगल टेट्राहेड्रल एंगल मतलब 109.5 डिग्री के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और उसमें स्ट्रेन जो होता है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो स्ट्रेन नहीं होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी होगी। अकॉर्डिंग टू शैसे साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स विच आर कॉल्ड द चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन। तो चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखते हैं क्या होते हैं इन दोनों कन्फर्मेशंस के बारे में। ये रहा हमारा फिगर, उसका फॉर्म और न्यूमैन प्रोजेक्शन दोनों। तो ये हमारा पहला फिगर है जिसको हम बोलते हैं चेयर फॉर्म और ये उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं चेयर के फॉर्म में है, एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि एक चेयर जैसा फॉर्म दिखता है। ये इसके लेग्स हो गए, ये इसके हेड हो गए और इसकी बॉडी हो जाती है। तो यहाँ पे सारे एंगल जो भी है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में वो सब कितने हैं, 109.5 डिग्री का। ठीक है, और इसी का जब न्यूमैन प्रोजेक्शन में चलते हैं तो 2 कार्बन यहाँ पे हैं, 2 कार्बन यहाँ पे हैं, 4 हो गए और 2 कार्बन हमारा इस रिंग को जोड़ने के काम में करते हैं जो कि 6 हो जाते हैं। तो टोटल लेके हमारा यहाँ पे एक रिंग बन जाता है। अगर आप एज्यूम कर सकते हैं इस न्यूमैन प्रोजेक्शन इस 3D फॉर्म को तो आसानी से आप कंपेयर कर सकते हैं। ये पॉइंट फ्रंट हो गया, ये पॉइंट फ्रंट हो गया, एक लाइन पीछे की तरफ जाएगी, वहाँ पे जो सर्किल दिख रहा है दैट इज़ ए बैकवर्ड कार्बन। और ये दोनों सी मिथाइलिन ग्रुप, ये दोनों एक अंदर नीचे की ओर एक ऊपर की ओर एक प्लेन में बनाए तो साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये एज्यूम करने वाली बात है कि आप कितने अच्छे से 3D डायग्राम को 2D में कंपेयर कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। जितना अच्छा कर लेंगे केमिस्ट्री उतनी आसान हो जाती है। ठीक है, तो अब बोट फॉर्म की बात करते हैं। बोट हमारा बोट जैसा दिखता है, इस तरह से बोट होती है, हम लोग देखे हैं। तो फिगर इतनी अच्छी नहीं है, एक्चुअली बोट ऐसे होता है। तो ये हमारा बना हुआ भी ऐसे ही रहेगा। तो फिगर में हमारा ये देखिए बोट स्ट्रक्चर है। बोट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। ये क्या होता है, जो टॉप पे लगा होता है। जैसे हम कभी कभी जब बोट देखे हैं, बोट में आगे और पीछे की तरफ हमने यहाँ पे फ्लैग देखा हुआ है इस तरह से। तो यहीं पे जो पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है इसी को बोलते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन। लाइक दैट हियर इज फ्लैगपोल, सो दैट इज नोन एज द फ्लैगपोल हाइड्रोजन। ओके, और ये इसका क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन उसी तरह से हम लोग देख लेंगे। अब बात करते हैं उसकी स्टेबिलिटी वगैरह की। तो द बोट कन्फर्मेशन इज फ्लैक्सिबल एंड कैन बी रेडिली डिस्टॉर्टेड into many shapes in which the eclipsing of the carbon hydrogen bond is reduced, such as what, this is the twisted boat and this is the spiroform of that boat. 1 2 3 4 5 6 4 5 6 ओके, ठीक है, ये बीच में नहीं है, 3 4 5 6। तो ट्विस्टेड बोट हो गया यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये पॉइंट ज्वाइंटिंग नहीं है, यह ज्वाइंट नहीं है। ओके, ध्यान देने वाली बात है। तो ये ट्विस्ट बोट है। ट्विस्टिंग बोट क्या होता है, बोट का जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था, वहाँ पे रिपल्सन हो रहा था, उसको रिड्यूस किया गया है। दूसरी बात, बोट फॉर्म, प्योर बोट फॉर्म जो हम ऐसे बनाए थे, इसमें स्टेबिलिटी कम होती है, जो कि हम ट्विस्टेड बोट में थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बोट कन्फर्मेशन ट्विस्टेड फॉर्म की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। आइए आगे देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ दैट साइक्लोहेक्सेन। ओके, सो चेयर फॉर्म क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसा कि हमने पहले देखा था स्टैगर्ड कन्फर्मेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, वैसे ही यहाँ पे चेयर कन्फर्मेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। देन आफ्टर हाफ चेयर की जो एनर्जी होती है वो 11 किलो कैलोरी होता है, मतलब ये सबसे कम होगा स्टेबल। ठीक है, उसके बाद ट्विस्टेड बोट की एनर्जी 5.5 किलो कैलोरी ज़्यादा होती है। अब बोट की बात करते हैं तो बोट हमारा 1.5 किलो कैलोरी, देन ट्विस्टेड बोट की एनर्जी उतनी के आसपास होती है। तो ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जिसके द्वारा हम कंपेयर कर सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का जो कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर है उनके बीच की जो स्टेबिलिटी है वो क्या है। यहाँ पे भी एंगल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रक्चर्स के बीच में हमने एनर्जी ड्रॉ किया हुआ है, प्लॉट किया है एनर्जी को। तो यहाँ पे सबसे हमने क्या पाया कि चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और बोट फॉर्म सबसे लिस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, तो बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म
लीस्ट स्टेबल हो जा ये स्टेबल हो गया। सबसे लीस्ट स्टेबल होता है हाफ शेयर, जो कि जनरली देखने को नहीं मिलता है। बोट फॉर्म होता है, उसके बाद यही लीस्ट स्टेबल होता है। तो ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया किसका, साइक्लोहेक्सेन का। एक बात है यहाँ पे पूछने के लिए, बताने के लिए कि हमने चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन या बोट फॉर्म तो बना लिया, अब उसमें उस पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सा पोजीशन हमारा क्या कहलाता है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर हम इस फॉर्म में हैं फ्लिपिंग किए बगैर, तो यहाँ पे जो हमें बोल्ड लाइन दिख रही है वो एक्सियल पोजीशन होता है, और जो सिंगल लाइन दिख रहा है वो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। ओके, फ्लिपिंग करने के बाद अब जो बोल्ड लाइन है वो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाता है, और हमारा जो सॉलिड लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सियल पोजीशन हो जाता है। तो A मीन्स एक्सियल एंड E मीन्स इक्वेटोरियल। ये हमको याद रखना है, क्योंकि जब रिएक्शंस की बात आती है इन बिटवीन दैट रिएक्शन, तो उस रिएक्शंस को हम कराने में आसानी हो जाती है, कौन सा साइट प्रेफर्ड होता है, कहाँ पर रिएक्शन होगी कहाँ पर नहीं होगी, ये सब हम इस पोजीशन से डिसाइड कर लेते हैं कौन सा पोजीशन पे रिएक्शन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही है। अब मैंने नॉर्मल जनरली आइसोमेरिज्म ख़त्म कर दिया है। इसमें बच जाता है साइक्लोहेक्सेन में डेकालिन का फॉर्म, फ्यूज्ड रिंग का फॉर्म। ये मेडिकल एग्ज़ाम में कम पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको जानकारी के लिए पढ़ना है, आपको पढ़ना है, मन है पढ़ने का, तो बताइए आप हमको, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी जो भी क्वेरीज़ हो आप ड्रॉप बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए अपने क्वेरीज़ को, हम रिजॉल्व करेंगे उसको। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चलिए थैंक यू।